हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का एक मैराथन करेंगे, जिसमें शोध अभिवृत्ति में जो भी चीजें हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बातें आपको पता भी होना चाहिए, ये सारा हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है, ठीक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि इसको अगर हिंदी शब्द यूज करें तो क्या होगा? शोध अभिवृत्ति। क्या होगा? शोध अभिवृत्ति, ठीक है। आपने एक बात तो देख ही ली है इस पेपर वर्क में, और वो क्या है कि यहाँ पे हर जगह एप्टीट्यूड है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे एबिलिटी की बात की जा रही है, क्षमता की बात की जा रही है। एप्टीट्यूड शब्द का मतलब है कि आपको किसी काम करने की क्षमता की बात है, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट रिसर्च की क्या क्षमता है, किस तरह से हम हैंडल करते हैं, वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, या फिर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दिसंबर एग्जाम के लिए अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, और एक क्वेश्चन यात्रा भी पेपर वन का चल रहा है, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट लगभग 1000 क्वेश्चन रहेंगे डिटेल में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, कंप्लीट बातें। तो रिसर्च अगर बहुत बेसिक से बात शुरू करें तो री का मतलब होता है, आपको पता है सबको, अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है। और सर्च का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना। क्या करना? फाइंड आउट करना। ये क्या मतलब हुआ? आपको अगर बेसिक बात समझ में आ गई कि रिसर्च होती है, कहते हैं ना इस काम पे रिसर्च चल रही है। जैसे मैंने कोई काम किया, मैंने यहां तक करके छोड़ दिया, उसके बाद काम क्या है, आगे चलता रहता है एक साइक्लिक भी। मैंने मान लो मैंने EIA पे काम किया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो मैंने कहा ये चीजें हैं, मैंने कहीं पे काम स्टॉप किया, फिर कोई और करेगा, यानी कि ये फाइंड आउट चलता रहता है, रिसर्च होती है ये, ठीक है ना। मतलब अगेन एंड अगेन किसी चीज को, यूं नहीं है कि बस अब हो गया अब आगे कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी है। अलग अलग शब्द होते हैं ना, उनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी एक अलग चीज है, इन्वेंशन एक अलग चीज है, इनोवेशन एक अलग चीज है, रिसर्च एक अलग चीज है। रिसर्च का मतलब कोई चीज है उसको अगेन एंड अगेन आप फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। अब रिसर्च में अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अगर मेथड्स की बात करते हैं, है ना, मेथड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड या पद्धति कौन कौन सी है रिसर्च करने की। अगर इसको ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं तो हम दो भाग में इसको ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव। क्या होता है? क्वालिटेटिव, जिसको हम बात करें तो गुणात्मक, ठीक है, अगर ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और एक होता है अपना क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। ये दो तरह के हम अगर ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जब क्वालिटी की बात आती है, जैसे आपको किसी की क्वालिटी को बताना है ना, कि आपकी क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी आप हमेशा शब्दों में बताओगे, जैसे अच्छा है, बुरा है। आप कोई तोल के तो बता नहीं सकते कि आप आधा किलो अच्छे हो, 1 किलो बुरे हो, ऐसे तो बात नहीं कर सकते ना। तो हमें अगर किसी की क्वालिटी बतानी है, गुण बताना है, तो वो किस में होगा? वो होगा वर्ड्स में। किस में होगा? शब्दों में होगा। किस में होगा? शब्दों में होगा। और यहाँ पे एक कंप्लीट क्या होगा? एक एक्सप्लेनेशन होगा। जब क्वालिटी की बात होती है तो एक तरह से पूरे की पूरा व्याख्या होगी। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी में आपको किसी की मात्रा बतानी है, तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा? नंबर्स में होगा, संख्या में होगा, नंबर्स में होगा, यानी कि संख्या में। जैसे आपको किसी का वेट बताना है तो आप नंबर्स में बता दोगे, 60 किलो, 50 किलो। हाइट बतानी है तो आप नंबर्स में बता दोगे। लेकिन आपको किसी के गुणों की व्याख्या करनी है तो वो किस में होगी? शब्दों में होंगी, वर्ड्स में होंगी। तो एक ये बेसिक डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। और अगर बात करें तो क्वालिटेटिव में हमेशा, अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो वो इंडक्टिव होता है। क्या होता है? इंडक्टिव। इंडक्टिव का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव का अगर हिंदी में बात करें तो आगमनात्मक होता है। क्या होता है? आगमनात्मक। और इसको शॉर्ट में हम याद करते हैं IPG, है ना। IPG का मतलब है कि कोई चीज हमें वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कि विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज से आप डाटा इकट्ठा करते हो, ठीक है ना, कि मैंने ये डाटा डाटा पर्टिकुलर पर्टिकुलर लिया, और फिर उस चीज को जनरलाइज या सामान्यीकरण करते हो। तो ये हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजों पे डिपेंड होती है कोई चीजें। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल,
कि एक ये छोटा जानवर है ना, लिविंग बीइंग है, चींटी है मान लो, वो सेल से बनी है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये हाथी है, ये लिविंग बीइंग है, ये भी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर मैंने कहा ये मैन है या ह्यूमन बीइंग है, ये भी लिविंग बीइंग है, वो सेल से मिलकर बना होता है। और फिर मैंने कहा कि सारे लिविंग बीइंग्स है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यानी कि मैंने पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज को इकट्ठा करके जनरल बात की। तो ये होता है क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में। आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस जो हम बात करेंगे, अलग अलग जो रिसर्च के टाइप्स हम पढ़ेंगे ना, वहां पे ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा आपको। और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, मात्रात्मक की, तो यहाँ पे क्या होगा, डिडक्टिव होगा। क्या होगा, डिडक्टिव। डिडक्टिव और इंडक्टिव जस्ट अपोजिट। डिडक्टिव को हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये डीजीपी होगा। डीजीपी मतलब यहाँ पे हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे, यानी कि सामान्य से विशेष की तरफ जाएंगे। जो इंडक्टिव है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या है, पहले ऐसे मान लो कोई एग्जांपल ले, मैंने कहा ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे के सारे सजीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होते हैं। ये मैंने जनरल बात पहले कह दी। फिर मैं पर्टिकुलर की तरफ जाऊं कि ये भी बना हुआ है, वो भी बना हुआ है, तो वो होता है डिडक्टिव। और यहाँ पे अगर जनरल बात सच है तो पर्टिकुलर तो सच होगी ही होगी, इसलिए ये वाली चीज है वो ऑलवेज आपको ठीक मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपको देखो, ये कंसेप्ट हैं वो लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आता है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जब मेथड्स की बात करते हैं तो वहां पे भी काम आता है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखें। और इसी में अगर हम बात करते हैं, दो अप्रोच और होती है। एक होती है पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, मात्रात्मक, देखो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच मात्रात्मक है। पॉजिटिविस्टिक पॉजिटिविस्टिक क्या कहता है कि आपके पास अगर नंबर में, मात्रा में बहुत सफिशियंट आपके पास डाटा है, तो आप 100% सच को जान सकते हो। यानी कि ये पूरी की पूरी किस पे फोकस है, नंबर्स पे, डाटा के नंबर्स पे। डाटा कितनी ज्यादा है आपके पास, कितने अच्छे से सैंपल है, तो आप 100% सच तक जा सकते हो। ये क्वांटिटी की बात करता है पॉजिटिविस्टिक। जबकि अगर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, क्वालिटेटिव है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है ना, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, क्वालिटेटिव है। फर्स्ट प्रत्यवादी क्या है, क्वालिटेटिव है। क्योंकि ये कहता है कि आप यहाँ पे किसी भी तरह का एरर आ सकता है, मशीन एरर आ सकता है, ह्यूमन एरर आ सकता है, तो 100% सच को नहीं, सच के एक भाग को हम जान सकते हैं। तो ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि विच रिसर्च टाइप इज पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ये रिसर्च में पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात कर रहा है तो मुझसे क्वालिटेटिव पूछ रहा है। अगर ऐसे कहे कि कौन सी रिसर्च पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक की पूछ रहा है। तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का ब्रॉडली डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक का आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना, और डीजीपी और आईपीजी के बारे में भी। अब अगर मैं थोड़ा और बेसिक से बात करूं कि हम अगर रिसर्च की टाइप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, दैट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल रिसर्च यानी कि इसको बोलते हैं मौलिक शोध। क्या बोलते हैं, मौलिक शोध। फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक शोध, या इसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। तो ये कब होती है, जब थ्योरी के डेवलपमेंट की बात होती है। ये कीवर्ड याद रखना, जब थ्योरी डेवलपमेंट की बात होती है, जब हम कोई थ्योरी का विकास करते हैं, यानी कि सिद्धांत का विकास करते हैं, तो हम कौन सी रिसर्च की बात करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च या मौलिक शोध की बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, अब ये थ्योरिटिकल रिसर्च है, इसको थ्योरी डेवलपमेंट की बात है, थ्योरिटिकल रिसर्च है, तो जरूरी नहीं है कि ये रिसर्च आपने आज ही करी है या आज ही कुछ चीज थ्योरी डेवलप हुई है तो आज ही लागू हो। तो इसे इसको थ्योरिटिकल अप्रोच लेके बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब सिचुएशन आएगी तब आप इस थ्योरी को कहीं लागू कर सकते हैं, जब आपको जरूरत रहेगी। तो फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक शोध या बेसिक रिसर्च, इसका कीवर्ड याद रखना। ये थ्योरी डेवलपमेंट की बात होती है, सिद्धांत के विकास की, ठीक है। अगर इसी को फिर आगे चलते हैं, दैट इज विल बी अप्लाइड रिसर्च। क्या होगी, अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च क्या हो जाएगी, प्रायोगिक शोध हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रायोगिक शोध हो जाएगी। तो ये देखो, यहां जैसे ही क्या हुआ, आपने कोई थ्योरी को डेवलप किया फंडामेंटल रिसर्च में, तो उसको अगर आप व्यवहार में लेके आते हो, प्रैक्टिकल रूप में उसको अप्लाई करते हो, तो दैट विल बी अप्लाइड रिसर्च। वो प्रायोगिक शोध हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, तो ये प्रैक्टिकल रिसर्च है। क्या है, प्रैक्टिकल रिसर्च है ये।
है ना, प्रायोगिक शोध है, क्योंकि आपने यहाँ पे थ्योरी को यहाँ अप्लाई किया है। अप्लाई किया है यानी कि प्रैक्टिकली आपने उसको अप्लाई करके देखा है, आपको जरूरत पड़ी है उसकी, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक्शन रिसर्च होती है। कौन सी रिसर्च होती है? देखो मैं नंबर भी लिख देता हूँ। फंडामेंटल की हमने बात की है, फिर हमने अप्लाइड की बात की है, फिर बात करें हम एक्शन रिसर्च की, ठीक है ना। एक्शन रिसर्च यानी कि दैट विल बी क्रियात्मक शोध। क्या होगी? क्रियात्मक शोध होगी। और आपको पता है एक्शन रिसर्च को ही हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक रिसर्च बोलते हैं, यानी कि चक्रीय शोध बोलते हैं, ठीक है ना, चक्रीय शोध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइक्लिक रिसर्च? क्यों? एक चक्कर में चलती है। एक्शन जब हम लेते हैं तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड और भी देखना है। पहले मैं साइक्लिक की बात कर दूं। पहले प्लान होता है ना, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट। यानी ये सीक्वेंस भी आपसे पूछ लेते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, PAOR, ये चलना है, ठीक है। और एक्शन कब किया जाता है? एक्शन रिसर्च कब किया जाता है? जब कोई इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करे, इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करें या लोकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें, ये शब्द जब आ जाए तो आप ये मान लेना कि ये कौन सी रिसर्च है? एक्शन रिसर्च है। तो एक्शन साइक्लिक होगी। साइक्लिक में याद रखना है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। और इमीडिएट सॉल्यूशन या लोकल सॉल्यूशन की बात होती है तो एक्शन रिसर्च की बात होगी। चलो अब हम आगे बात करते हैं। और एक्शन रिसर्च आपको मैं बता दूं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। एक्शन रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है, गुणात्मक शोध है। क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है उसके इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बात की जाती है, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको पता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव है, ये मात्रात्मक है ना। प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक शोध। अप्लाइड को व्यवहारिक कर दो तो अगर हिंदी के शब्द की बात करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल के लिए ज्यादा सही प्रायोगिक रहेगा, क्योंकि वहां हमने अप्लाइड की है ना। पीछे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ हिंदी के शब्द में। अप्लाइड में यहाँ पे आप व्यवहारिक शोध कर दीजिए प्लीज, व्यवहारिक, है ना, क्या कर दीजिए? व्यवहारिक शोध कर दीजिए, अप्लाई करना है ना। प्रायोगिक में हम एक्सपेरिमेंटल में कर देंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो क्या हो गया? प्रायोगिक शोध हो गया, प्रायोगिक शोध। और प्रायोगिक शोध है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है, वो है मात्रात्मक, ठीक है ना। क्या है? मात्रात्मक है। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात करते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र चर, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं आश्रित चर, ठीक है ना। और इसी में हम बात करते हैं कोज एंड इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? कोज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव की। कोज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। तो इसमें आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है, यानी कि कौन सा वेरिएबल है वो कोज होगा और कौन सा इफेक्ट होगा। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से हमेशा बोलता रहता हूँ कि एक ऐड का लेते हैं हम और एक लेते हैं सेल का। यानी कि ऐड होता है किसी चीज का विज्ञापन करना। आपको कोई चीज बेचनी है तो ऐड करते हो, और फिर उस ऐड से किस पे फर्क पड़ता है? सेल पे, यानी कि बिक्री पे। तो आपके हाथ में क्या चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हो? देखो, हमारे हाथ में सिर्फ ऐड है ना, यानी कि विज्ञापन है, वो बजट के अकॉर्डिंग हम करवा सकते हैं। तो ऐड है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि सेल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो सेल यहाँ पे क्या होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, क्योंकि अगर ऐड अच्छी चल गई तो सेल अच्छी हो जाएगी, नहीं चली तो नहीं होगी, यानी कि डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सेल का, जो सेल का इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो किसका पड़ रहा है? कारण कौन है यहाँ पे? ऐड है। तो कारण, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? कारण हो गया। यहां से ये ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? कोज हो गया। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सेल पे पड़ रहा है, बिक्री पे पड़ रहा है। तो ये इफेक्ट हो गया, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो इफेक्ट हो गया। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज ये ध्यान रखना। एक रिसर्च होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ये रिसर्च भी एक तरह से ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी याद रखना। ये भी क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये भी मात्रात्मक शोध है, क्वांटिटेटिव है। इसमें क्या होता है? कोई चीज का इफेक्ट आ गया है ना, आ चुका है, बस उसके कारण को आप ढूंढ सकते हो। यहाँ कोज एंड इफेक्ट यहाँ पे भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो में डिफरेंस क्या है? जैसे एक्सपेरिमेंटल में तो जो कोज है, जो कारण है, उसको आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो,
है ना आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो है, उसमें आप कोज को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये कोई ह्यूमन बीइंग है और इसको कैंसर हो चुका है, क्या हो चुका है, कैंसर हो चुका है। अब इसको कैंसर जैसा रोग हो गया, तो कैंसर का इफेक्ट आ चुका है। अब ये किसकी वजह से हुआ, ये कैंसर का कारण क्या है, इस कारण को सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इस कारण को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कारण होना था वो तो हो गया, उसका इफेक्ट आना था वो तो आ लिया, बस इसको हम ढूंढ सकते हैं। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टर। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो क्या है कि कोज को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे एड एक एग्जांपल हुआ। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो कारण है, कोज है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो अपना इफेक्ट दिखा चुका है। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात देखें, ऐतिहासिक शोध की बात करें, तो ऐतिहासिक शोध कैसी होती है, आपसे कई बार पूछा है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, ये गुणात्मक शोध होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, तो हमारी जो व्याख्या होती है वो किस में होती है, वर्ड्स में होती है, शब्दों में होती है। और ये फिर कैसी रिसर्च है ना, क्योंकि हिस्ट्री को जानना है ना। और वो आप देखो डिफरेंट डिफरेंट को कितने भी अच्छे एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, वहाँ हिस्ट्री लगाई जाती है, क्योंकि इतिहास को पढ़ के ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, इसलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध की बात करता है, तो वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि वहां पे वर्ड्स या शब्दों में प्रॉपर्ली चीजों को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च की बात हो गई। इसमें हम क्राइटेरिया की भी बात करते हैं, वो आपको याद आ जाना चाहिए, जैसे मैंने हिस्टोरिकल रिसर्च बोला। ठीक है, इसके बाद एक रिसर्च आती है, दैट इज इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, इथनोग्राफिक रिसर्च, जिसको निर्जातीय शोध बोलते हैं, है ना, निर्जातीय शोध। इथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्या है, ये भी क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। और इस रिसर्च में किसी के कल्चर को जानने की बात होती है। जैसे मान लेते हैं ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे है, एक कम्युनिटी यहाँ पे रह रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग हैं, और ये कोई रिसर्चर है, ये रिसर्चर इनके कल्चर को जानना चाहता है कि इनका कल्चर कैसा है, ये लोग कैसे रह रहे हैं। तो कल्चर को जानने के लिए ये खुद इनके बीच आके रहेंगे, इनको अडॉप्ट कर लेंगे, इनके साथ रहेंगे, और इनको एब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना, ऑब्जर्व करेंगे कि अवलोकन करेंगे इनको, सॉरी, और अवलोकन करके देखेंगे कि किस तरह से ये क्या बिहेव करते हैं, कैसा है। तो इस तरह का जो कल्चरल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, वो किस में होगा, इथनोग्राफिक रिसर्च या निर्जातीय शोध में होगा। ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। एक है नैरेटिव रिसर्च, है ना, नैरेटिव रिसर्च, जिसको हम वृत्तांतात्मक शोध कहते हैं, वृत्तांतात्मक शोध कहते हैं, है ना। इस वृत्तांतात्मक शोध में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग की बात होती है, यानी कि कहानियों के माध्यम से। आपने कईयों पे देखा है कि मूवीज बनती है, किसी की पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ है ना, स्टोरी टेलिंग, कहानी के माध्यम से किसी चीज को क्या करना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। और ये भी एक कैसी रिसर्च है, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्या ना, क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये भी एक गुणात्मक शोध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी गुणात्मक शोध है, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, यानी कि अनुदैर्ध्य शोध। और एक होता है क्रॉस सेक्शनल, ये दोनों हम साथ पढ़ते हैं, है ना, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल में। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, जिसमें आप सैंपलिंग करते हो, तो सैंपल एक होता है आपके पास। जैसे मान लो आपको ये कोई लैंड है ना, एग्रीकल्चर लैंड एग्जाम्पल से समझिए, और यहाँ से आपको मिट्टी उठानी है, तो आप लॉन्गिट्यूडिनल में आपके पास सैंपल एक ही रहेगा, और टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट रहेगा। आपने कहा मैं हर 3 महीने में सैंपल उठाऊंगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम आपका अलग अलग हो गया, लेकिन आपका सैंपल एक है। ये है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होगा, आपके पास, आपने कहा कि मैं बहुत सारी साइटों से सैंपल उठाऊंगा, यानी कि यहाँ पे सैंपलिंग साइट ये आ गई आपके पास, ठीक है ना, सैंपलिंग साइट और हो गई, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो एक ही है। आपने कहा भी मेरे पास आज ही टाइम है, मैं आज ही अलग अलग सैंपल से, है ना, अपना क्या उठा लेता हूँ, सैंपल उठा लेता हूँ सैंपलिंग साइट से। तो यहाँ पे टाइम है वो एक ही होगा, 1 पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक ही टाइम पे रहेगा। तो ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किस में 1 पॉइंट ऑफ टाइम होता है, किस में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल में होता है वो टाइम
सैंपल एक होता है लॉन्गिट्यूडनल में, लेकिन टाइम अलग अलग होता है। जैसे एक ही सैंपल से मैं साल में 3 या 4 5 बार सैंपलिंग करूंगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल में आपके पास टाइम एक ही है, सैंपल अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल की बात कर ली, क्रॉस सेक्शनल की बात कर ली, हिस्टोरिकल की बात कर ली, अप्लाइड एक्शन सब हो गई। एक फिजिबल रिसर्च की बात करते हैं, फिजिबल रिसर्च है ना, फिजिबल रिसर्च होती है ये। अब ये फिजिबल रिसर्च कौन सी है, जिसको पायलट प्रोग्राम भी बोलते हैं, पायलट रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें किसी भी रिसर्च की फिजिबिलिटी को चेक किया जाता है कि ये रिसर्च है वो, देखो कोई काम आप कर रहे हो तो वो एकदम से तो लागू नहीं हो सकता ना, उसको थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये क्या हर्डल्स आ सकते हैं, ये चीजें फिजिबल है कि नहीं। तो वहां पे हम पायलट रिसर्च करते हैं, और वो किस लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, इसको इसलिए इसको फिजिबल रिसर्च भी बोल देते हैं कि ये यहाँ पे फिजिबल है कि नहीं है। और हम एक ब्रॉड डिफरेंस की बात करें तो एक रिसर्च की बात होती है एक्सप्लोरेटरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सप्लोरेटरी है ना, एक्सप्लोर करना किसी चीज को, एक्सप्लोरेटरी है ना, यानी कि खोजपूर्ण शोध बोल देते हैं इसको, एक्सप्लोरेटरी को क्या बोलते हैं, खोजपूर्ण शोध है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रिसर्च करोगे किसी प्रॉब्लम पे, तो प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए, प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करने के लिए, प्रॉब्लम को अच्छे से परिभाषित करने के लिए जो रिसर्च होती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। तो प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, किसी भी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से परिभाषित करने के लिए कि भाई मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर करना किसी चीज को, यानी कि इनसाइड देखना। तो प्रॉब्लम को अच्छे से परिभाषित करने के लिए, प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करने के लिए जो रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी होती रिसर्च होती है। यहाँ तक आपकी, जब तक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं हो रही होती तब तक आपकी प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन नहीं होती। और जैसे ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप करते हो वो इसीलिए करते हो कि आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, वो अच्छे से परिभाषित हो जाए। और जैसे ही आपकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, अच्छे से परिभाषित हो जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की। किसकी बात करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में होता है व्याख्यात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, यानी कि अब आपको क्या है, अब आपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लिया था एक्सप्लोरेटरी में, अब उसको ठीक से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि इसके पीछे कारण क्या है, इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसको आप आंसर कर सकते हो, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो ब्रॉड चीजें है ना ये, जैसे और हम बात करते हैं केस स्टडी की बात करते हैं, है ना, केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या होती है, किसी इन डेप्थ किसी चीज को जानकारी में लेना, ये कीवर्ड याद रखना। जैसे मैं कहूँ कि आपको कोई सिचुएशन दे दे, कोई केस स्टडी है, तो आप उसमें घुस जाते हो, एकदम घुस के, है ना, इन डेप्थ जाके किसी चीज को अच्छे से डिफाइन करना, वो होता है केस स्टडी। तो इन डेप्थ कीवर्ड आपको ये ध्यान रखना है। और इसी रिसर्च में भी आपको पता है, फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, सैंपलिंग की। किसकी बात करते हैं, सैंपलिंग की, क्योंकि बिना सैंपलिंग तो क्या रिसर्च करोगे, सैंपल तो चाहिएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली बात करते हो प्रोबेबल, है ना, और नॉन प्रोबेबल रिसर्च के सैंपलिंग के बारे में। नॉन प्रोबेबल और प्रोबेबल आपको, यानी कि प्रोबेबल का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है ना, और नॉन प्रोबेबल का मतलब होता है गैर प्रायिकता। तो प्रायिकता का और गैर प्रायिकता में क्या डिफरेंस है, आपको सीधा सा समझ आता है कि जो प्रोबेबल है इसमें जो एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि हर एक सैंपल का इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का, कोई भी सैंपल सिलेक्ट हो सकता है प्रोबेबल सैंपलिंग में। जैसे मैं आपको कहूं, मैं आपकी क्लास में आके कोई भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो इट मींस हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का चांस है कि मुझे भी पूछ सकते हैं, मुझे भी पूछ सकते हैं, यानी कि इसमें एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस इन प्रोबेबल सैंपलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबल में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें एवरी सैंपल डोंट हैव इक्वल चांस, यहाँ पे इक्वल चांस नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे एग्जांपल मैंने आपको आके कहा कि मैं आप आऊंगा क्लास में और सिर्फ मैं बॉयज से क्वेश्चन पूछूंगा, तो गर्ल्स तो सोचेंगे हमसे तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो मैंने वहां पार्शियलिटी वाली बात होगी, तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबल हो गया, यानी कि जहाँ पे हर सैंपल इक्वल चांस नहीं रखता। तो जहां हर इक्वल नहीं रखता वहां हम क्वालिटेटिव सैंपलिंग की बात कर देते हैं। याद रखना, यहाँ क्वालिटेटिव सैंपलिंग, ये भी वर्ड याद रखना, गुणात्मक। और प्रोबेबल में हम याद रखना, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में सिर्फ बात होगी, है ना, एवरी सैंपल इक्वल चांस रखेगा, तो यहाँ क्वांटिटेटिव की बात होगी, मात्रात्मक, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लिखा, तो आपको वो अप्रोच भी याद होगी पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। तो प्रोबेबल में कौन सी अप्रोच हो जाएगी, पॉजिटिविस्टिक, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी, ठीक है।
और यहाँ पे जैसे क्वालिटेटिव आया नॉन प्रोबेबल में, तो यहाँ पे कौन सी अप्रोच होगी, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी। ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा, है ना, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगी। तो सैम्पलिंग में इस तरह के क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। अब अगर हम इनके बात करें कौन कौन से टाइप है, तो प्रोबेबल में क्या है, एवरी सैंपल इक्वल चांस है। तो जैसे रैंडम सैंपलिंग है, तो रैंडम नाम ही कह रहा है यादृच्छिक सैंपलिंग, यानी कि हर एक सैंपल है वो इक्वल चांस रहेगा, यादृच्छिक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तरीकृत, है ना, स्ट्रेटिफाइड, है ना, इसमें लेयर में याद आया आपको कि स्ट्रेटिफाइड हम एक लेयर में बदले, कोई हिट्रोजिनस पॉपुलेशन होती है उसका एक स्ट्रेटा बना लेते हैं जो हिमोजिनस होता है, और उसमें से हम रैंडमली सैंपल उठा लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तरीकृत, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, गुच्छीय सैंपलिंग। तो क्लस्टर सैंपलिंग आपको पता है, हम गुच्छा जो उठाएंगे वो होमोजीनियस से उठाएंगे, और जहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो वहां से गुच्छा उठा लेंगे, तो वो क्लस्टर सैंपलिंग की बात होती है। तो यहाँ पे भी हम गुच्छा उठाएंगे, वो रैंडमली उठाएंगे तो इक्वल चांस होगा। और एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग, सिस्टमेटिक में जो पहला नंबर होता है वो बेसिकली रैंडमली हम उठाते हैं, फिर उसके डिफरेंस का आगे का कोई भी उठ सकता है। आपको ये चीज याद आ रही है ना। और अगर हम नॉन प्रोबेबल में बात करते हैं तो कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं, है ना, कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं, कोटा। तो इसमें क्या है, जैसे आपने ये बोल दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो सैंपल लूंगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन का लूंगा, ग्रेजुएशन का मतलब कहीं ना कहीं आपने चीजों को क्या किया है, इक्वल चांस नहीं दिया है, कोटा सैंपलिंग। और फिर है डायमेंशनल सैंपलिंग, इसी का एक्सटेंशन रूप है डायमेंशनल सैंपलिंग, कोटा का ही एक्सटेंडेड रूप है। ये डिफरेंस भी आपको याद रखने हैं, और ये भी पता रखना है कि कौन सी प्रोबेबल है कौन सी नॉन प्रोबेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सीडेंटल सैंपलिंग की बात करते हैं, एक्सीडेंटल सैंपलिंग ये भी नॉन प्रोबेबल है। उसके बाद हम स्नोबॉल की बात करते हैं, है ना, या नेटवर्किंग सैंपलिंग, ये भी क्या है, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग है। ये आपको सब टाइप्स आपको याद आ गए होंगे, है ना। उसके बाद हम इसमें बहुत सारी और भी बातें करते हैं, है ना, कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कन्वीनियंस सैंपलिंग भी करते हैं। तो ये आपको बताने का मतलब है कि ये टॉपिक यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोबेबल में क्वालिटेटिव कौन सा है, क्वांटिटेटिव कौन सा है, और ये पता चलते ही आपको ये भी पता चल जाना चाहिए पॉजिटिविस्टिक कौन सा है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम बेसिकली अगर हम रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और करते हैं, तो एक पहले मैं हाइपोथेसिस के बारे में बता देता हूँ आपको। हाइपोथेसिस का कंसेप्ट आपको सबको क्या होना चाहिए भाई, एकदम बढ़िया से पता होना चाहिए, परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव है ना। जैसे मैं कोई चीज की परिकल्पना कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा आएगा, तो 100% ट्रू नहीं है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। तो सीधा डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, क्या ये टेंटेटिव, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है ये, है ना, स्टेटमेंट है। और इसमें आपको पता है हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को बेसिकली हम बात करते हैं एच नोट से, और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एच ए से लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस बात करता है देयर इज नो डिफरेंस, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये और ऑल्टरनेटिव कहता है डिफरेंस है। जैसे मैंने ये कहा कि, है ना, गर्ल्स हैं वो बॉयज से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने ये बोला, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेगा। नल हाइपोथेसिस कहेगा कि कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है, सब एक बराबर है। तो किसी भी रिसर्चर को, किसी भी शोधकर्ता को ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, किसी भी रिसर्चर या शोधकर्ता को नल हाइपोथेसिस यानी कि एच नॉट को क्या करना पड़ता है, डिसप्रूव करना पड़ता है ना। क्योंकि जैसे ये डिसप्रूव हो जाएगी तो एच ए यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो जाएगी, और यही काम करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कोई भी हाइपोथेसिस है वो आपको पता है, इसकी क्वालिटी की हम बात करते हैं कि ये एक प्रिसाइज होनी चाहिए, है ना, और ऐसी हाइपोथेसिस बनाएं जिसको आप सोल्व कर सको। ऐसे नहीं भी ऐसी हाइपोथेसिस बना ली कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना, वो नहीं। मतलब बिल्कुल आपका जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो ये सारी चीजें, तो हाइपोथेसिस भी बड़ी अच्छे से आपको बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं, शोध नैतिकता, है ना, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स, शोध नैतिकता। तो आपको पता है शोध में नैतिकता है वो, एक याद रखना, वो मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है। ये शब्द भी अलग अलग है, नीड, मैंडेटरी है, हेल्पिंग नहीं है, ये मैंडेटरी है। और हर स्टेप में, इन एवरी स्टेप, इन एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च, है ना, हर एक स्टेप में शोध नैतिकता है वो मैंडेटरी है। क्योंकि आप जो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सोसाइटी की बात है,
तो हर एक पहलू पे, हर एक स्टेप पे आपको एथिकल वैल्यूज को बनाए रखना है। इसलिए इसके साथ एक शब्द यूज करते हैं मैंडेटरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर स्टेप में बेसिकली जरूरी है, लेकिन इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। कहीं पे मोस्ट वल्नरेबल होता है ना, मोस्ट वल्नरेबल होता है, और कहीं पे लिस्ट होता है। तो मोस्ट और लिस्ट में ये है, जरूरी तो हर स्टेप पे है, कई जगह बहुत ज्यादा मोस्ट, जैसे डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्शन ही गलत कर दिया तो सारी चीज ही गलत हो जाएगी। और फिर डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, डेटा एनालिसिस की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कलेक्शन ठीक कर लिया, एनालिसिस खराब कर दिया तो गलत है। रिपोर्टिंग में है रिपोर्टिंग, ठीक है ना। और ये ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल है। डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है, रिपोर्टिंग है। मैं ये कह रहा हूँ हर स्टेप में जरूरी है, लेकिन यहाँ मोस्ट वल्नरेबल है। एक हम बात करते हैं यूज ऑफ आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, है ना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो रिसर्च में की बात करते हैं। तो ये आईसीटी है, उसके साथ हेल्पिंग शब्द आएगा, है ना। हेल्पिंग यानी कि आईसीटी है वो सहायक है। ऐसा नहीं है कि आईसीटी नहीं थी तो रिसर्च नहीं होती थी। तो ये हेल्पिंग है, क्योंकि ये आपसे पूछा गया शब्द है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्पिंग शब्द आएगा आईसीटी के साथ, और मैंडेटरी शब्द किसके आएगा साथ, एथिक्स के साथ, रिसर्च एथिक्स या शोध में नैतिकता के साथ। और आईसीटी में हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो प्लेगरिज्म के लिए होता है ना, साहित्य जैसे प्लेगरिज्म के लिए, या फिर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जब लगाते हैं तब हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, या फिर रेफरेंस लिखते हैं तब हम सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर के नाम आपसे पूछा जाता है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जब हम बेसिकली किसी का प्लेगरिज्म या साहित्य चोरी को पकड़ते हैं, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंस्टीट्यूशनल है, जो इस संस्थान को ही मिलता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज ये बताना, आपको पता लगेगा कि आपके सॉफ्टवेयर के नाम भी आपको याद है कि नहीं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक चैप्टर आता है, दैट इज रेफरेंस, है ना। रेफरेंस की बात करते हैं, रेफरेंसेस की बात करते हैं। तो रेफरेंसेस के लिखने के अलग अलग स्टाइल होते हैं। दो शब्द यूज करते हैं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस आपने देखा होगा, है ना। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी में तो हर एक की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, चाहे आपने कोई चीज वेबसाइट से भी उठाई हो, कहीं से भी उठाई हो। लेकिन रेफरेंस में बेसिकली रिसर्च वगैरह, पेपर वगैरह से जो उठाई है हमने, वो लिखते हैं। तो रेफरेंस लिखने के अलग अलग स्टाइल होते हैं, जैसे एपीए स्टाइल है ना, एमएलए स्टाइल है ना, वैंक्यूअर है, शिकागो है, बहुत सारे स्टाइल है। तो आपको एक लिस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो रेफरेंस लिखने की स्टाइल है। कारण ये है कि ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सा रेफरेंस लिखने की स्टाइल है, कौन सा रेफरेंस लिखने की स्टाइल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं। तो आपको एक लिस्ट एक पता बिल्कुल इजीली है, एमएलए है, एपी है, वैंकूवर है, शिकागो है ना। और ये कई सारी लिस्ट है, कई सारे हैं, आप इसको इसको लिख लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसमें अगर हम और बात करते हैं, रेफरेंस के बाद अगर हम बात करें, तो इसमें एक टॉपिक हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे सैम्पलिंग की बात हमने कर ली, है ना। सैम्पलिंग की बात कर ली, मेथड्स की बात कर ली। और अब जो बात करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की बात करते हैं ना। जैसे कॉन्फ्रेंस हो गया, जो भी हम मीटिंग्स करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस हो गया, जो कोलोक्यूम वगैरह हो गया। तो कॉन्फ्रेंस में एक थोड़ा सा ये रखना है कि इसमें कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर क्या होता है, ये करंट के टॉपिक पे होती है कॉन्फ्रेंसेस, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट होता है आपका मानसिक रूप से, है ना। तो क्रिटिकल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। यहाँ से अब यूजीसी नेट बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछता है अभी, थोड़ा सा पिछले टाइम से अगर 2 3 4 पेपर देखोगे आप, है ना, साल 2 साल से, तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। मेथड से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेथड से आपसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या इस तरह की पूछ लेते हैं कि कौन सा क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव है। तो आपको एक बेसिक जो कंसेप्ट है ना, बेसिक, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। रिसर्च डिजाइन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ से आपका एक रिवीजन बैठ जाना चाहिए कि अच्छा ये चीजें पढ़नी है मुझे। रिसर्च प्रपोजल की बात होती है ना, रिसर्च प्रपोजल देखते हैं। एक रिसर्च डिजाइन हम की बात करते हैं। तो इनमें डिफरेंस भी आप मुझे को बताना प्लीज, कि क्या डिफरेंस है, आपको पता है क्या रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च डिजाइन में क्या डिफरेंस है। और अब रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आता है कि जो रिसर्च है ना, वो बेसिकली वैलिड होना चाहिए। एक तो शब्द आता है वैलिड, है ना।
एक आता है रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल, है ना? तो अब देखो, और वैलिड का क्या मतलब होता है कि आप जिस चीज के लिए जो काम कर रहे हो वो उसी तरह से है और ना किसी तरह का एरर है, उसको आप वैलिड या वैध कहोगे, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको कोई फिजिक्स का टेस्ट लेना है, तो उसमें देख के पता लगे कि ये टूल फिजिक्स का ही टेस्ट कर रही है, ना कि कोई लैंग्वेज वगैरह का, तो जिस चीज के लिए है उसी चीज का आप काम कर रहे हो, वो वैलिड है। रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि आप नेम डाटा के साथ सेम सिचुएशन में करते हो तो वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो यानी कि रेप्लिकेट करना, चीजों को बार बार करके देख रहे हो नए डाटा के साथ सेम सिचुएशन में, तो आपके पास वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो एक रेप्लिकेबिलिटी होती है ना? एनालिटिकल होना चाहिए, ये सबको पता है। तो ये सारी चीजें हैं वो बेसिक। यहाँ पे वैलिड इनवैलिड से क्वेश्चन, ये शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत काम आता है, तो यहाँ वहां से भी ये ध्यान रखना है। और एक हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, है ना? एक्यूरेसी क्या चीज है? और एक हम बात करते हैं प्रिसीजन, प्रिसीजन की। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट शब्द है। जैसे एक्यूरेशन की बात करते हैं ना, एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी तो क्या होता है? जैसे मान लो मैं, ये मेरा गोल है, यानी कि यहाँ मेरे डाटा है, ठीक है ना? ये डाटा आना चाहिए एक्चुअल, मान लो एक्चुअल में, और मेरा एक्चुअल में डाटा भी यहाँ आसपास आ रहा है, तो ये कहूंगा मेरे डाटा एक्यूरेस है, एक्यूरेटी है, एक्यूरेसी है। तो ये तो एक्यूरेसी शब्द यूज करेंगे, है ना? एक्यूरेसी। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, और ये मेरा गोल है और डाटा मेरा बार बार यही आ रहा है, यही आ रहा है, तो इसको मैं एक्यूरेट थोड़ी कहूंगा, लेकिन बार बार यही तो आ रहा है, तो ये कोई एक्यूरेसी का पैरामीटर नहीं है। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। तो वैलिड, एक्यूरेसी, रेप्लिकेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनने लगे हैं करेक्टरिस्टिक्स पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा? क्या आप चाहते हैं और भी इस तरह के लेक्चर्स हमारे पास आए, हम बात करें? तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें और आप कमेंट करके बताएंगे, तभी हमें पता लगेगा। मैंने वो सारी चीजें बात करने की कोशिश करी है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें होती हैं, आप यूं देखो कि अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की डिटेल में बात करते हैं तो लगभग 15 से 17 लेक्चर्स होते हैं और एक लेक्चर 40 मिनट्स का होता है, तो कितनी सारी बातें होती है हमारी, ठीक है? लेकिन मैं आपको यहाँ पे लगभग 40 मिनट्स में एक रिवीजन दे रहा हूँ, तो उतना ही दे सकता हूँ, जो और तो बहुत सारी बातें रह जाती है, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप एक बार उतना पता हो और ये बेस पता हो। मैं ये नहीं कह रहा एज इट इज बातें उठ के आ जाएगी, लेकिन आना यहीं से है, कंसेप्ट घुमा फिरा के, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और अगेन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, अगर इसी एग्जाम के लिए आप चाहते हैं कि मैं लास्ट टाइम एक क्वेश्चन का रिवीजन कर लूँ, बढ़िया से क्वेश्चन करूं, तो हमारा एक क्वेश्चन यात्रा नाम से पेपर 1 का है बैच, जिसमें 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप swmg पे। या फिर आप चाहते हो कि थ्योरी के साथ पीवाईक्यू है, क्रैक्स थ्योरी है और उसके साथ पीवाईक्यू है, तो ये भी एक बैच है। अगर आप विलिंग है तो इस सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी थोड़ा टाइम है, अगर सचेत होकर चीजों को करो तो ऑल द वेरी बेस्ट। और आप मुझे बताना कि आपको किस तरह का लेक्चर लगा, आपका चित्त शांत है क्या? और अगर आप और भी लेक्चर इस तरह के चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम हर यूनिट का लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।